Hello everyone. Today we are going to start our first topic of chapter number 7, that is revival of Italian cities. तो हमने जो कल बात की थी वो ये बात की थी कि यूरोप सिटीज़ में या यूरोपियन एरिया में टाउन्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। तो उसमें जो मेनली टाउन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए थे वो थे फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम, जिन्हें सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड लर्निंग भी कहा गया था। तो 14 to 17 सेंचुरीज़ में वहाँ पर कुछ चेंजेस आने लगे थे। चेंजेस मीन्स लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करने लग गए थे। मैन जो थे रिवाइव होने लग गए थे, मतलब उनकी जो नॉलेज थी वो एनहांस होने लग गई थी, चेंज होने लग गई थी। पहले वो क्या थे, चर्च सेंट्रिक थे, यानी चर्च में जो प्रीस्ट ने कह दिया उन्हीं पे वो क्या किया करते थे, बिलीव किया करते थे, और चर्च द्वारा ही उनकी थिंकिंग कंट्रोल थी। लेकिन फिर क्या हुआ था, एक चेंज आया था जिसमें उन्होंने एक नए विश्वास पे विश्वास करना स्टार्ट किया था कि मैन के पास खुद के पास इतनी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सकता है। तो ये सारी डिस्कशन हम अपने प्रीवियस टॉपिक में कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि जो इटली की सिटीज़ थी वो कैसे रिवाइव होने लग गई थी। एक ऐसा टाइम आया था कि जो इटली था वो बिल्कुल पूरी तरह से र्यून हो गया था, यानी ख़त्म हो गया था, उसकी कोई भी एग्जिस्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। तो जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल हो गया था, हमने रोमन एम्पायर के बारे में हमारी थीम 3 में पढ़ा ही था। तो जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का फॉल हो गया था, या हम कहें कि उसके बाद जब इस्लामिक रीजन ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था, या इस्लामिक रिलीजन आ गया था, राइज हो गया था, तो रोमन एम्पायर लगभग सब फिनिश हो गया था। तो उस टाइम पीरियड के बाद क्या होने लगा था, कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो पॉलिटिकल और कल्चर सेंटर्स बन गई थी, लेकिन इटली जो था वो अभी भी रियोन था, मतलब बिल्कुल ही खस्ता हालत में था, बर्बाद था बिल्कुल भी, हम ये कहेंगे। उसकी कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, यानी उसे कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं थी। और जो पॉप, जो हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इटली को कौन मतलब यूरोपियन रीजन्स को कौन कंट्रोल कर रहे थे, पॉप, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी। अब जो पॉप थे उनकी पावर भी क्या पड़ रही थी, वीक पड़ रही थी। तो इसका इटली का जो कंट्रोल था वो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा था। इसकी कोई भी यानी पॉप की जो थी कोई भी पॉलिटिकल फिगर नहीं थी, लोग इनको इतना फॉलो नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, हमने पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी पढ़ा कि वहाँ पे रिवाइवल होने लग गया था। मींस लोग जो थे वो एनालिटिकल थिंकिंग करने लग गए थे, उन्होंने चर्च की थिंकिंग पे बिलीव करना छोड़ दिया था। तो पॉप की जो पावर थी वो वीक पड़ने लग गई थी, उसे एज अ पॉलिटिकल फिगर नहीं लिया जा रहा था। तो इटली क्या कर रहा था, रियोन होता जा रहा था, काफ़ी वीक पड़ता जा रहा था। जबकि जो वेस्टर्न यूरोप था, यानी वेस्टर्न यूरोप के जो कुछ रीजन थे तो उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था फ्यूडल सिस्टम से, यानी अभी वहाँ पे अभी भी फ्यूडलिज्म चल रहा था, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और जो ईस्टर्न यूरोप था उसे कंट्रोल किया जा रहा था बाइजेंटाइन एम्पायर द्वारा। किसके द्वारा, बाइजेंटाइन। हमने बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में भी कुछ पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में, अगर आपको याद हो, जब हमने रोमन एम्पायर की बात की थी तब हम बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो ईस्टर्न यूरोप को बाइजेंटाइन एम्पायर कंट्रोल कर रहा था, जबकि वेस्टर्न यूरोप को क्या कर रहे थे, फ्यूडलिज्म वहाँ पर थी। तो ये दोनों जो एरिया थे वो स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इटली, लेकिन इटली जो था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था और फ्रेगमेंटेड था। फ्रेगमेंटेड मतलब वो सेपरेटेड था, वो बटा हुआ था, वो टूटा हुआ था। फिर क्या हुआ था, एकदम से डेवलपमेंट होने लग गया। क्या होने लग गया, डेवलपमेंट होने लग गया, और उसकी वजह से क्या होने लग गया था, इटली रिवाइवल होने लग गया था। क्या होने लग गया था, रिवाइवल होने लग गया था, यानी उसका दोबारा से रीबर्थ होने लग गया था। वो फिर से एक बारी क्या आ गया था, एग्जिस्टेंस में आ गया था। उसकी अब हम बात करेंगे कि कैसे उसका रिवाइव हुआ था। कहते हैं जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा था, क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, किस चीज़ का, ट्रेड का।
हम वेल नोन है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से ट्रेड करना पड़ता है अपने आप को डेवलप्ड करने के लिए, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड हो रहा था, और ये जो मेनली ट्रेड हो रहा था वो किसके बीच में हो रहा था? बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच में एंड इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। इस्लामिक कंट्री हमें पता ही है कौन सी, हम अपना प्रीवियस टॉपिक यही पढ़ के आए हैं 3 ऑर्डर से पहले। इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा था? ट्रेड हो रहा था। अब ये जो 2 कंट्रीज़ थी ना, आपस में ट्रेड कर रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रही थी, लेकिन जब ये ट्रेड कर रही थी ना, उस वजह से क्या हो रहा था? इटालियन कोस्ट पोर्ट जो थे ना वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। क्या हो रहे थे? पोर्ट्स जो थे इटालियन वो फिर से क्या हो रहे थे? रिवाइव हो रहे थे, या हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। क्यों? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, या हम कहेंगे गुड्स की मूवमेंट करवाने के लिए, हमें डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट रीजन से पास थ्रू होना पड़ता है। इस वजह से जो इटालियन कोस्ट थे उसके जो पोर्ट्स थे वो रिवाइव होने लग गए थे, यानी उनमें भी कुछ ना कुछ हलचल, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से जो इटली था उसका जो कल्चर था वो रिवाइव होना स्टार्ट हो गया होगा। और सेकंड रीज़न ये था कि जब 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया था, कौन सा टाइम पीरियड? 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड जब आया था तो मंगोल्स ने क्या किया था? चाइनाज़ के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था, और बहुत ज़्यादा ट्रेड जो था चाइना के साथ मंगोल्स करने लग गए थे। तो ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी ये सिल्क रूट के थ्रू हो रही थी। क्या हो रही थी? सिल्क रूट के थ्रू हो रही थी, और जिस वजह से इटालियन रूट्स भी क्या हो रहे थे? इंक्लूड हो रहे थे, और वहाँ पर रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया था। और थर्ड रीज़न ये था कि वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कर रही थी। तो हमने यहाँ बात की कि इटालियन सिटीज़ क्या होने लग गई थी? रिवाइव होने लग गई थी। एक ऐसा टाइम पीरियड आया था कि जो इटली था वो बिल्कुल रुइन हो गया था, यानी उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक पड़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल हुआ था तो उसके बाद इटली भी क्या हो गया था? रुइन हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी उसे कंट्रोल करने के लिए। पॉप की पावर भी जो थी वो वीक पड़ गई थी, पॉलिटिकल फिगर एक एज अ पॉप को नहीं समझा जाता था, तो जिस वजह से इटली अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे कोई कंट्रोलिंग करने के लिए था ही नहीं। और जब इटली वीक पड़ रहा था तो वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडलिज्म चल रहा था, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू इटली, और ईस्टर्न यूरोप में बाइजेंटाइन एम्पायर का रूल था, तो ये भी क्या था? एज़ कम्पेयर टू इटली स्ट्रॉन्ग था। और इटली इस टाइम पीरियड पे काफ़ी वीक और फ्रेगमेंटेड था, यानी टूटा हुआ था, बटा हुआ था। फिर क्या होने लगा? एक ऐसा टाइम आया कि इटली का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, इटालियन कल्चर जो था वो रिवाइव होना स्टार्ट हो गया। क्यों रिवाइव होना स्टार्ट हो गया था? जैसे जैसे ट्रेड की एक्सपेंशन हुई थी तो बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़ ने आपस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और जब ट्रेड होने लगते हैं ना तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री तक गुड्स की मूवमेंट्स कराने के लिए बीच में काफ़ी सारी कंट्रीज से क्रॉस होकर जाना पड़ता था। तो ऐसे ही इटली के जो पोर्ट्स थे वहाँ से इन दोनों को क्रॉस होना पड़ता था, जिस वजह से ये भी क्या होने लग गए थे? रिवाइव। तो जब वो क्रॉस होने लगे इसका मतलब नहीं कि वो ईजिली उन्हें क्रॉस करने देंगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ तो हुई होंगी, इस वजह से वहाँ पे रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया था। और सेकंड रीज़न ये है कि 12th सेंचुरी के टाइम पीरियड में मंगोल्स ने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था थ्रू सिल्क रूट, जिसकी वजह से रिवाइवल हो गया था इटालियन सिटीज़ का। और थर्ड वन इज़ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था, जिस वजह से रिवाइवल हुआ था इटली का। तो इस वजह से इटालियन टाउन्स जो थे, या हम कहेंगे इटालियन सिटीज़ जो थी, वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल या सेंट्रल रोल प्ले कर रही थी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। क्या कर रही थी? सेंट्रल मेन रोल प्ले कर रही थी। और इस वजह से ये मतलब ये इतनी पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट रोल जो था वो प्ले कर रहा था इटालियन सिटीज़। क्यों कर रहा था? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट
सिटी था। क्या था? इंडिपेंडेंट सिटीज़ था। कैसे सिटीज़ था? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, 3 सिटीज़ जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई थी, फ्लोरेंस, वेनाइस एंड रोम। तो इन 3 में से 2 सिटीज़ ऐसी थी, फ्लोरेंस एंड वेनाइस। ये जो 2 सिटीज़ थी ना, ये रिपब्लिक सिटीज़ थी। रिपब्लिक्स मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट चूज़ की जाने लगी लोगों द्वारा और लोगों के लिए, तो ये रिपब्लिक सिटीज़ थी। बाकी जो अदर सिटीज़ थी वो प्रिंसेस सिटीज़ थी, यानी राजा किंग्स वगैरह का वहाँ पर रूल चल रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपब्लिक थी और इंडिपेंडेंट सिटी थी। तो इस तरह से वहाँ पर रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे हमने बात की कि जो फ्लोरेंस और वेनाइस थे वो रिपब्लिक सिटीज़ बनने की थी। तो जो वेनाइस और एक और सिटी थी जिनेवा, ये 2 सिटीज़ ऐसी सिटीज़ थी जो यूरोप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, यानी यूरोप की अदर सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? इन 2 सिटीज़ पे क्लर्जी मैन की कोई भी कंट्रोलिंग नहीं थी। क्लर्जी मैन की कोई भी कंट्रोलिंग नहीं थी, यानी क्लर्जी मैन का कोई भी इतना इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर नहीं हुआ करता था। तो इन्हें ना ही यहाँ पे कोई फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यानी इन्हें कंट्रोल करने के लिए लॉर्ड्स भी यहाँ पे कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहे थे। तो इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा था? इन्हें कंट्रोल कर रहा था रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स जो थे वो इन 2 सिटीज़ को कंट्रोल कर रहे थे और गाइड कर रहे थे। कभी कभी क्या हो रहा था, मिलिट्री डेस्पोट्स जो थे वो यहाँ को कंट्रोल करते थे, लेकिन इस वजह से जो इम्पोर्टेंस थी ना सिटीज़न की वो कभी भी ख़त्म नहीं हुई। इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीज़न नेवर डिक्लाइंड, कभी भी ख़त्म नहीं हुई। यानी यहाँ पर सिटीज़न का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता था अपने एरिया को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ बात करेंगे कि इन 2 सिटीज़ को संभालने के लिए रिच पीपल और बैंकर्स की ही क्यों ज़रूरत पड़ी थी। तो एक हिस्टोरियन हुआ करते थे जिनका नाम था कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्ट्रेनी। कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्ट्रेनी। इन्होंने बताया था या इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि इन सिटी को कंट्रोल करने के लिए रिच पीपल की इम्पॉर्टेंट रोल क्यों रहा था। यहाँ पे जो 25 इयर्स पर्सन थे ना, ओल्ड पर्सन थे, उन्हें जेंटलमैन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जेंटलमैन। यानी जो रिच पीपल हुआ करते थे और 25 इयर्स के हुआ करते थे उन्हें जेंटलमैन ऑफ द सिटी कहा जाता था। और रिच पीपल द्वारा ही इन सिटीज़ को क्यों कंट्रोल किया जा रहा था? देखो, जो टाइम होता है वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, जिसका इफ़ेक्ट जो होता है वो लाइफ पे पड़ता है। तो लाइफ में कभी ना कभी अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं, कभी अच्छा टाइम होगा तो कभी बुरा टाइम होगा। तो जो पब्लिक थी यानी कॉमन पीपल था, मान लो ये कॉमन पीपल था, ये इतनी वेल्दी वाइज स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। वेल्दी वाइज ये वीक रहा करता था। और जो रिच पीपल हुआ करते थे ये वेल्थ वाइज क्या हुआ करते थे? स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। ठीक है, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते थे, इसलिए कॉमन मैन ने क्या दिया था? रिच पीपल को सारी की सारी पावर दे दी थी कि इन सिटीज़ को क्या करोगे? कंट्रोल आप करोगे। क्यों करोगे? अगर टाइम क्या रहेगा? अप्स रहेगा, यानी टाइम गुड रहेगा, तो जो कॉमन पीपल था वो ईजिली क्या कर सकते हैं? सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज लाइफ में जो डाउन्स आ गए, यानी एडवर्स टाइम आ गया, बुरा टाइम आ गया, बैड टाइम आ गया, जहाँ पे मनी की रिक्वायरमेंट हो गई, सपोज़ सिटी ने डेवलपमेंट के लिए कोई लोन ले रखा था, उस लोन को पे करने की या इंस्टॉलमेंट देने की बारी आ गई, तो कॉमन मैन तो नहीं कर पाएंगे। तो रिच पीपल क्या कर सकते हैं? अपनी वेल्थ से इस लोन की जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था? कॉमन मैन ने रिच पीपल को सारी की सारी पावर दे दी थी कि यू कैन कंट्रोल आवर सिटी। लेकिन रिच पीपल भी जो थे ना वो बहुत ही गुड नेचर के थे, इन्होंने कभी भी अपनी वेल्थ का गलत इस्तेमाल नहीं किया या अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल नहीं किया।
उन्होंने कॉमन पीपल को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी कि उनकी थी, लेकिन सिर्फ कंट्रोलिंग के टाइम क्या हुआ करते थे, रिच पीपल इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया करते थे। इसलिए जो वेनाइंस और जेनोया थे उन सिटीज़ को रिच पीपल या मर्चेंट्स या बैंकर्स द्वारा संभाला जाता था। यही आपका आज का टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक 153 पेज नंबर एंड 154 पेज नंबर पर रहेगा। एक ब्लू कलर में सोर्स दिया हुआ है द सिटी स्टेट, आप उसे रीड कर लेना, जो कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्ट्रैनी की बात कही हुई है जो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेना। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray. See you in next video. Till then, take care.